स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली होता क्या है कि दो इमिसिबल लिक्विड्स को का इसमें जो स्टीम डिस्टिलेशन एक्चुअली यूज जो किया जाता है, तो वो मतलब कि वो किस बेसिस पे यूज किया जाता है, किस फैक्टर के कारण स्टीम डिस्टिलेशन यूज किया जाता है। दैट इज कि अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स अगर हमारे पास एक इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल लिक्विड सॉल्यूशन है दो लिक्विड्स का, ठीक है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंडिविजुअल लिक्विड से क्या होगा, लो होगा, ये अपन जानते हैं। तो इसी फैक्टर का यूज किया जाता है स्टीम डिस्टिलेशन में। तो स्टीम डिस्टिलेशन बेसिकली यूज क्यों होता है? It is used to purify organic compounds. Used to purify organic compounds. Organic compounds को purify करने के लिए steam distillation का यूज किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो बेसिकली ये इस पे कौन सा फैक्टर काम करता है? ठीक है, कि जो इमिसिबल लिक्विड्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, ठीक है, सॉल्यूशन की, दैट इज लेस देन द इंडिविजुअल लिक्विड्स। ठीक है, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? ठीक है, कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स immiscible liquids of two immiscible liquids is less than the individual boiling points is less than the individual boiling points of both the liquids हरी बस this concept is used in steam distillation। हरी बस बेसिकली स्टीम डिस्टिलेशन कराते कैसे, इसको समझिए। जस्ट लाइक कि मान लीजिए आपके पास एक इम्प्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इम्प्योर है, ठीक है, और इसमें क्या है, हम लोग ऐसे करके एक चैम्बर बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर है, और यहाँ पे लेट से लगा हुआ है कंडेंसर। ये मैं अपने मन से डायग्राम बना, ठीक है, आप चाहो मतलब कि आपको जो बुक्स वगैरह मिलेंगे वो डिफरेंट डायग्राम मिल सकते हैं, तो मैं आपको बस एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा ही होगा, जो भी मैकेनिज्म होगी ऐसे ही होगा, ये कन्वर्जन, ठीक है। अब बेसिकली बेटा होता क्या है, समझिएगा कि इधर साइड से अपन स्टीम को पास कराते हैं, स्टीम जानते हो ना क्या होता है? बोलो, स्टीम क्या होता है? वाटर वेपर है ना। और स्टीम का वो जो वाटर वेपर होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? बहुत ही हाई होती है, अरे है ना, क्योंकि वो वाटर को बॉईल करने से बना है, ठीक है। अब जब स्टीम यहाँ से बॉईल निकलेगा, यहाँ से जब पास करेंगे, और ये है आपका, मान लेते हैं ऑर्गेनिक, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर से स्टीम को पास कराता हूँ, तो होगा क्या, जब ये यहाँ से स्टीम पास करेगा, ठीक है, तो यहाँ जब इससे टकराएगा, ठीक है, तो जब टकराएगा तो बेसिकली होगा क्या कि आप जानते हो कि एक तरफ से जब इसे टकरा रहा है इसके सरफेस से, तो एक तरह से एक मिक्सचर ऑफ क्या हो गया, बोलो, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो, जब यहाँ से ये इसके ऊपर से पास कर रहा है कंटिन्यूअसली, तो जब ये इस यहाँ पे मान लो पूरी तरह से, अब जब ये गया तो यहाँ पे स्टीम भर जाएगा ना बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? जब यहाँ से पास कर गया, तो ये एक तरह से क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड वाटर, है ना। और दोनों क्या है, स्टीम और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आपको क्या है, बोलो, इमिसिबल है।
समझ में आ रही है बात? वाटर और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है बोलो बेटा? इमिसिबल है। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों यहाँ पे एक साथ है तो यहाँ पे टोटल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? डिक्रीज हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इमिसिबल लिक्विड्स का सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स से, इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रही है? यस ठीक है। तो होगा क्या कि ऑर्गेनिक जो जो भी यहाँ पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो बॉईल करना शुरू होगा। ठीक है, वो बॉईल करना शुरू होगा और स्टीम उसको कैरी करके लेके चला जाएगा। और जो रिमेनिंग जो बचेगा वो क्या बचेगा? इम्प्यूरिटीज। जो रिमेनिंग क्या बच जाएगा इसके अंदर बोलो? इम्प्यूरिटीज। अब ये यहाँ से बेसिकली जो वेपर पास करेगा, जो यहाँ से जो वेपर पास करेगा, वो जो वेपर होगा that will be the vapor of ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस स्टीम। ठीक है। अब इसको आप कंडेंसर से पास कराओगे तो ठंडा हो जाएगा और फिर यहाँ पे आप इसको क्या करोगे बोलो? कलेक्ट कर लोगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे इसको आप क्या करोगे बोलो? यहाँ पे अपने आप क्या हो जाएगा? ठंडा हो गया, कलेक्ट हो जाएगा ना। ठीक है, क्या क्या कलेक्ट हो जाएगा बताओ? एक तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा क्या बोलो? स्टीम ठंडा होकर वाटर के फॉर्म में। अब तो ये इमिसिबल लिक्विड्स है। समझ में आ रहा है? इमिसिबल लिक्विड्स को तो आप इजीली सेपरेट कर सकते हो बाय जस्ट यूजिंग सेपरेटिंग फनल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरह से आपने क्या किया, जो यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ इम्प्यूरिटीज बच गई और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इससे अलग हो गया। अदर मेथड से ये काफी टफ होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए बेटा। सर, एक और बार थोड़ा बता दीजिए वाला। कहाँ पे होगा सर वो जो स्टीम जब इसमें आता है उसके बाद से थोड़ा। बेटा? जब स्टीम इसमें आया, ठीक है, तो ये एक तरह से एक सॉल्यूशन बन गया ना स्टीम का। यहाँ पे मान लो स्टीम जब आया तो यहाँ पे जो स्टीम भर जाएगा ना धीरे धीरे, तो स्टीम भर यस गया तो एक तरह से सॉल्यूशन हो गया ना स्टीम प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोलो इमिसिबल लिक्विड। तो जब ये सॉल्यूशन हो गया यस तो हम जानते हैं कि जब ये सॉल्यूशन बन जाएगा तो ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस देन द इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टीम, है ना। तो ये क्या होगा, ये जो स्टीम है वो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये वेपोराइज हो जाएगा स्टीम के साथ। यही तो होता है यस ना कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर टाइप का। ठीक है ना। ये स्टीम के साथ क्या हो जाएगा बोलो? वेपोराइज हो जाएगा। अब स्टीम के साथ वेपोराइज हो जाएगा, यहाँ आगे कंडेंस कर लेंगे, कंडेंस होगा तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? स्टीम प्लस मतलब वाटर प्लस स्टीम ठंडा होकर लिक्विड वाटर बन गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो आपको यहाँ भी लिक्विड के फॉर्म में कलेक्ट हो गया। तो इस तरह से क्या होगा बोलो? यहाँ पे सेपरेट हो आपको गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है अपनी इम्प्योरिटी से क्या हो गया? सेपरेट हो। आ रही बात समझ में? अगर हम इसको सिंपल यस डिस्टिलेशन करवाते तो क्या होता है? इम्प्योरिटीज और ऑर्गेनिक कंपाउंड दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है ना, एज यू ड्रॉप की तरह। समझे बात को? यस समझ गए। ठीक है, बस इतना ही स्टीम डिस्टिलेशन। अरे ठीक है, सबको समझ में आ रहा यस है? तो हम क्या लिखते सकते हैं इसमें? मैं जो भी आपको बताया वो लिख देता हूँ। A system of two immiscible liquids will boil when the total vapor pressure total vapor pressure when the total vapor pressure when the total vapor pressure mm, P is equal to the atmospheric pressure। ये तो आप सब जानते हो बॉयल कब होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल तो कोई भी चीज कॉमन है बॉइलिंग प्रेशर। ओके,
The boiling point of the mixture is thus lower than lower than that of either and that of either constitute than that of either constitute. ठीक है, आ रही बात समझ? Further, further, since that the total vapor pressure, vapor pressure, the total vapor pressure is independent of the relative amounts of the relative amounts of the relative amounts of the two liquids, the two liquids, the boiling point, the boiling point, and hence the boiling point, and hence the composition, and hence the composition of the vapor, of the vapor, and the distillate, and the distillate will remain constant, will remain constant, constant, as long as the two layers are present, the two layers are present. Okay, a liquid generally, that is, okay, third one, a liquid, a liquid generally organic, that is immiscible with water, सर थोड़ा ऊपर करिए। that is immiscible with water, with water, and that has a higher boiling point, higher boiling point than water, than water can be boiled, can be boiled, या distilled, जो भी बोलना चाहो, can be boiled or distilled at a much lower temperature, at a much lower temperature, lower temperature, bypassing, bypassing temperature, bypassing steam flow. Okay, in this way, in this way, in this way, the organic compound, the organic compound, the organic liquid, liquid can be example.
हाँ बेटा, तो ऑर्गेनिक लिक्विड can be purified can be purified from impurities using steam distillation. अब तुम लोग बहुत पढ़ लियो ये सब। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वालिटेटिव। ठीक है, ठीक है ना, बढ़ जाए आगे। यस ओके, द नेक्स्ट इज, दिस इज बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसान है। ठीक है, और थोड़ा सा बस रिवीजन और थोड़ा सा सिंसियरनेस का जरूरत है। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल ही है इसमें। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जैसे देखो कोई भी जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, वो पार्टिकल्स के नंबर पे अगर सिर्फ डिपेंड करती है, ठीक है ना, ओके, तो उसको बोला जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बेसिकली मैं कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, उसको मैं दो टाइप से क्लासिफाई करना चाहूंगा। एक जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, और दूसरा जिस पे जो डिपेंड करती है नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसको अपन बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, मतलब कितने नंबर में है पार्टिकल्स। ठीक है ना, ओके, ना कि उसके टाइप ऑफ लिक्विड एंड ऑल दिस थिंग्स। और एक प्रॉपर्टी है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी, जो सिर्फ डिपेंड करती है किस पे, जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ नेचर पे। ठीक है, तो अपने को पढ़ना है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है, तो इसको अपन डिफाइन कैसे करेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन which are dependent on which are dependent on the total number of particles, on the total number of particles number of particles or total concentration of particle in solution and not dependent on not dependent on and not dependent on ठीक है, and not dependent on the nature of particle, the nature of particle are called colligative properties, are called colligative properties। अरे वो समझिए, मतलब colligative properties बेटा कैसे प्रॉपर्टीज है जो किस पे डिपेंड करते हैं, बोलो बोलो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कंसंट्रेशन, लिक्विड कैसा है, उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, उस पे वो प्रॉपर्टी नहीं डिपेंड करती है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंडेंट होती है कि क्या कंसंट्रेशन है, क्या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, these properties are known as what, बोलो, colligative properties। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अरे बोलो, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को बेसिकली अपन चार टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को कितने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, बोलो, चार टाइप। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स। ओके, कौन कौन से, पहला है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर,
पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, इसको मैं RLVP लिखूंगा, याद रखें। ठीक है, क्या लिखूंगा? RLVP। समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इज elevation in boiling point। elevation in boiling। ठीक है, इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टीबी से। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज, टीबी मतलब वॉल्यूम। ठीक है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर। थर्ड इज ठीक है, थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इसमें अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या? डेल्टा टीएस। ठीक है, और फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। ठीक है ना? ओके, तो अपन इसको एक एक करके डील करेंगे। ठीक है, अब इसको डील करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जिसको अपन बोलते हैं वैन हॉफ फैक्टर। क्या बोलते हैं? वैन हॉफ फैक्टर। देखो, बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत बार जब अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू निकालते हैं, तो एबनॉर्मल वैल्यूज आती है। मतलब ये जो वैल्यू देख रहे हो ना आप, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या? कितना वेपर प्रेशर घटना चाहिए, या इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज व्हाट, बोलो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना घट गया, या ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, इनकी जो वैल्यूज निकालो। ठीक है, तो बहुत बार क्या होती है कि जो वैल्यू आनी चाहिए उससे वैल्यू, जो प्रैक्टिकल वैल्यू है, डिफरेंट। ठीक है, तो वो हम डिफाइन करते हैं किससे? वैन हॉफ फैक्टर से। तो हम एक ही, वैसे तो एनसीईआरटी या मॉड्यूल में पहले ही दिया हुआ है क्या आपको, पहले डिफरेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन किया है, और उसके बाद फिर लास्ट में वैन हॉफ फैक्टर का है। बट मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको पहले से पूरा वैन हॉफ फैक्टर के बारे में पता होगा, तो आप हर टाइप के प्रॉब्लम जो उसमें आते हैं उसको आप डील कर सकते हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिकली वैन हॉफ फैक्टर डील्स विद व्हाट? एबनॉर्मल क्वालिटेटिव। मतलब कोई भी जो सब्सटेंस है या कोई सॉल्यूशन है, वो बहुत बार एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्यों दिखाता है? एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो वैल्यू आनी चाहिए डेल्टा टीबी की, या डेल्टा टीएफ की, या फिर आपको आरएलवीपी की, वेपर प्रेशर की, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर की, उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो एबनॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज को जो हम डिफाइन कर सकते हैं, या इससे जो डील कर सकते हैं, या उस वैल्यू में जो करेक्शन ला सकते हैं, दैट we can do with the help of what? ओके, बोलो, वेंट हॉफ फैक्टर। ओके, आ रही बात समझ में? अब ये होता क्यों? अब ये होता इसीलिए है, मतलब कि जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डिफरेंस इसलिए आता है प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड में। ठीक है, कि आप एक चीज बताओ कि वेंट हॉफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या होता है? अभी जस्ट बताया, तो बताओ क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रॉपर्टी? जो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में डिपेंड करता है। सॉल्यूट नहीं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एनीथिंग, सॉल्यूट, सॉल्यूट। सॉल्वेंट। ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो डिपेंड है ना, जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है, और कंसंट्रेशन, अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है? बोलो, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वगैरह से कोई लेना देना नहीं। अब मान लो कि आपका सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने जो सोचा था वही गलत है, कोई पार्टिकल जाके एसोसिएट हो गया। मान लो कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी का। सब्सटेंस ए जो है सो आपने क्या किया,
ये मान लो सॉल्वेंट है बी और इसके अंदर आपने ए डाला, ठीक है, और आपने मान लो कि पर 10 100 बी आपने 10 ए डाला, 10 ए डाला पर 100, ठीक है, तो आप कंसंट्रेशन क्या बोलोगे, 10/110 है ना, 10 ए बाई, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, जो ऊपर है आपका सॉल्यूट 10 पार्टिकल्स और टोटल सॉल्यूशन का पार्टिकल 100 + 10 दैट इज 110, ठीक है, तो 10/110। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ए जब गया तो ए जो है सो 2 पार्टिकल्स में टूट गया, ए जो है सो 2 नए पार्टिकल्स बना लिया 2c। अब इसको आपको आपको इसका नॉलेज ही नहीं है कि वो उसके अंदर जाकर टूट गया, तो अब एक्चुअली में आपको आना चाहिए, आप कैलकुलेट करोगे 10/110, लेकिन आना आ जाएगा कितना बोलो, प्रैक्टिकली 20/110, क्योंकि एक पार्टिकल 2 नए पार्टिकल्स में टूट चुका है और इसका आपको नॉलेज नहीं, समझ में आया। तो इसीलिए Yes, sir. कोई भी जो सब्सटेंस है वो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। एबनॉर्मल का मतलब सिंपल सा यही है ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल विल चेंज, मान लो कि आप सॉल्यूट डालते हो एक सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो आप एक्सपेक्ट करोगे उससे अलग आएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सपेक्टेशन से अगर अलग आएगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी क्या आएगी बोलो, अलग आएगी। समझ में आया, अरे बोलो, Yes, sir. ठीक है। तो बेसिकली एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या, देखिएगा, कि सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट गेट्स एसोसिएटेड और 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 डिसोसिएटेड, ठीक है, इन सॉल्यूशन देन एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व, जो बोलना चाहो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व या फिर क्या बोल सकते हो, एक्सपेरिमेंटल, ऑब्जर्व या एक्चुअल वैल्यू वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव property of the colligative property will be different from will be different from will be different from theoretically predicted value, theoretically predicted predicted value, अरे बस theoretically predicted value, ठीक है, okay, so it is known as, so it is known as abnormal abnormal colligative property, ठीक है, ओके। अब ये जो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो एबनॉर्मेलिटी को, जो इसके अंदर जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो अंदर एबनॉर्मेलिटी है उसको अपन किससे डिफाइन करते हैं बोलो, वैन हॉफ, किससे डिफाइन करते हैं बोलो, वैन हॉफ। आ रही बात समझ, तो बेसिकली Yes, sir. दिस ऑफ एबनॉर्मेलिटी, दिस एबनॉर्मेलिटी this abnormality can be calculated can be calculated in terms of Van Hoff factor, ठीक है बेटा। अब वैन हॉफ फैक्टर को बेसिकली हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आई से। तो जो भी जो वैल्यू जो डिफरेंट आई, ठीक है, तो जो एबनॉर्मेलिटी है, डिफरेंट वैल्यू है, तो वो जो डिफरेंट वैल्यू आई, जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए थी आपके हिसाब से, और मतलब जो एक्चुअल वैल्यू आई है, जो वैल्यू आपके हिसाब से आनी चाहिए, उन दोनों वैल्यूज को जो अपन रिलेट करते हैं वो किससे करते हैं, वैन हॉफ फैक्टर। आ रही बात समझ में। तो वैन हॉफ फैक्टर बेसिकली क्या होता है, तो वैन हॉफ फैक्टर इज आई, ठीक है ना, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व या फिर एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल एब्जॉर्ब्ड एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिवाइड बाय
डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रोपर्टी, मतलब जो थ्योरेटिकली आपने निकाला, ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ? ओके, तो आई जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आपने निकाला, दोनों का रेशियो होता है। मतलब ये जो आपने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई, जो आपने मतलब कि जो दिखा आपको कोई मशीन से या कैसे भी चेक किया आपने, और जो थ्योरेटिकली आपने निकाला, तो दोनों को रिलेट किससे करते हैं, आई से। और आई बेसिकली होता है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव। ये समझ में आया? जैसे मान लो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला, एक्सपेरिमेंटली निकाला कुछ और आया, थ्योरेटिकली कुछ और आया, तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय थ्योरेटिकल वैल्यू। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो। Yes, sir. अब आई को जो है हम दूसरे टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, दिस वुड बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल या फिर ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, observed number of particles, because it depends upon the number of particles, या फिर इसको अपन कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय, बोलो, थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं ना, अरे बोलो, ठीक है। या फिर Yes, sir. इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, थियोरेटिकल मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, ठीक है, डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय एक्सपेरिमेंटल 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 मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। ओके, क्योंकि देखो एक ही मास जो है, सो अगर पार्टिकल एसोसिएट और डिसोसिएट, तो एक ही मास दो दो पार्टिकल में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको हाफ दिखेगा। जैसे मान लो कि ए जो है आपने सॉल्यूट डाला, वो 2c में कन्वर्ट हो, तो आप मान लो ए का मास है m, तो 2c का मास टोटल हो जाएगा m, ठीक है, 2c का मास m होगा, तो इंडिविजुअल मोलर मास ऑफ c क्या हो जाएगा, मतलब m/2, ठीक है। तो आप इसको मास के टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो हर जगह देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर जगह क्या एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल, यहाँ पे उल्टा है, थ्योरेटिकल बाय, बोलो, एक्सपेरिमेंटल इन टर्म्स ऑफ व्हाट, बोलो, मोलर मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। Yes. अब ऐसा होता क्यों है, ये देखिएगा, सिंपल सा मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेशन है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय, बोलो, मैंने, और इसको आप लिख सकते हो गिवन वेट बाय मोलर मास भी, है ना? अरे बोलो। यस सर। तो बेसिकली आप अगर ध्यान दो, अगर इनको इनको ये कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास, मतलब ऐसे सोच सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है, तो इसीलिए उल्टा हो गया। अरे ठीक है, Yes, sir. यस सर। ठीक, गुड, ओके। सो नाउ लेट्स डील इन। अब बेसिकली होता क्या है, बताओ, होता क्या है ये, मतलब ग्रैंड हॉफ फैक्टर बेसिकली किस लिए आता है, क्योंकि पार्टिकल्स एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल जो एसोसिएट और डिसोसिएट होते हैं, उसको अपन डिफाइन कैसे करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आप इक्विलिब्रियम में सीख चुके हो चीज, बेसिक तो पता है ना, डिसोसिएशन। अरे बोलो, रिप्रेजेंट करते हैं ना अल्फा से यार, Yes, sir. थोड़ा बस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, Yes. Yeah. इतना तो पता होगा सबको। Yes, sir. यस ओके, सर। ठीक है। तो बेसिकली अभी अपन देखेंगे रिलेशन बिटवीन बिटवीन वेंट हॉफ फैक्टर एंड अल्फा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको क्या करना है, बोलो, आपको पता लगाना है ना कि कितने पार्टिकल्स अपने पास है। तो अगर आपको कहीं पे अल्फा की वैल्यू दी हुई है, जरूरी नहीं है हर जगह 100% डिसोसिएशन हो रहा हो सकता है कहीं पे कमी हो रहा हो, 20% 10%, तो आप अल्फा का यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फा के बीच में रिलेशन, ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन, इजी।
एक देखिए, ठीक है, मान लेते हैं कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट AXP, लेट AXP1 बी एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा, बोलो? जो पानी में जाके डिसोसिएट हो जाता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब अपन इसको पानी में डालेंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अरे बोलिए सर, बोलिए, समझ में आ रहा है? कितने पार्टिकल होंगे? ए के कितने पार्टिकल? x, ठीक है, x a y प्लस ये चार्ज हो जाएगा इस पे, है ना, प्लस y b x माइनस। ये तो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है नो सर। कि a के ऊपर y प्लस क्यों होगा, b के ऊपर x माइनस चार्ज क्यों होगा? किसी को दिक्कत है तो बोलो। सबको समझ में आ रहा है? राजदीप? यस सर, आ रहा है। आ रहा है। अनीशा? यस सर। आ रहा है समझ में? क्यों होगा ऐसे? नहीं आ रहा तो बोल दो। जितना देर मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ ना, उतना देर में बता के आगे निकल जाऊंगा। किसी को अगर नहीं आ रहा है ओके, ठीक है, चलो आ रहा है तो अच्छी बात है। वैसे बहुत इजी सी चीज, ठीक है, ओके। सो नाउ लेट्स से आपके पास इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन T = 0 पे, T = 0 पे इसकी कंसंट्रेशन मान ले C है, ये 0 और ये 0, ठीक। T = इक्विलिब्रियम पे मान लेते हैं, आपने इसको सॉल्यूशन के अंदर डाला है तो T = T इक्विलिब्रियम पे इसका मान लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो इसके जो कंसंट्रेशन होगा कितना हो जाएगा, C × 1 - अल्फा। ये कितना हो जाएगा, C अल्फा, और क्योंकि X पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो रहा है तो XC अल्फा, और ये कितना हो जाएगा, YC अल्फा। कोई दिक्कत किसी को? बोलिए बेटा, कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। ओके ओके गुड। नाउ जब आपने इसको AXBY को पानी के अंदर डाला, ठीक है, तो ये डिसोसिएट हुआ, आपको तो पता नहीं है डिसोसिएट हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछे कि I की वैल्यू क्या है, तो I की वैल्यू क्या होगी? तो थ्योरेटिकल बाय प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। आ रही बात समझ में? अब ये अंदर में डिसोसिएट हो गया, ये तो आपको पता नहीं था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये बताओ कि ये एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटली नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू कितनी आई? ऑब्जर्व आपने कितना पार्टिकल किया? आपने तो अज्यूम किया था कि भाई ये तो अपन C डाल रहे हैं तो C ही रहेगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में कितने पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए बताओ? बोलो, टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? टोटल पार्टिकल्स या टोटल कंसंट्रेशन कितना हो गया? C × 1 - अल्फा प्लस XC अल्फा प्लस YC अल्फा हो गया ना? आ रही बात समझ में? अरे बोलो। यस सर। ये ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड। और थ्योरेटिकल कितने हैं? टोटल पार्टिकल्स थ्योरेटिकल जितने आपने डाले थे, कितने डाले थे, या कितना कंसंट्रेशन आपने डाला था? सर सी। वेरी गुड। कितना डाला था? थ्योरेटिकल = C, ठीक है। तो अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ कटेगा भी क्या? कुछ कट रहा है? एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। सब में C कॉमन ले लेते हैं, C सब जगह है। C को अगर मैं कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 - अल्फा प्लस C अल्फा प्लस X अल्फा प्लस Y अल्फा, ऐसा आ जाएगा? बोलो, आ जाएगा ना? अगर मैं यहाँ से यस काम सर। करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे अल्फा अगर कॉमन ले लेता हूँ, C × 1 प्लस अल्फा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा अगर कॉमन ले लेता हूँ तो 1 + अल्फा
ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, x प्लस वाई माइनस वन, बोलो लिख सकता हूँ, अरे बोलो। Yes, sir. yes ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x प्लस वाई है इसको मैं n मान लेता हूँ, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ, बोलो n। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, टोटल पार्टिकल्स ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल सर टू, सिर्फ x प्लस वाई को n हाँ मानेंगे। हाँ सिर्फ x प्लस वाई को n। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, वन सी इंटू वन प्लस n माइनस वन इंटू अल्फा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हो जाएगा? yes sir. सारे लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है। Yes, जहाँ sir. पे n क्या है आपको, x प्लस वाई, तो n बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन विच electrolyte one molecule of electrolyte dissociated, in which one molecule of electrolyte dissociate। बात समझ में आई? बोलिए बेटा हाँ क्या। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, एक पार्टिकल जो है इसका, वो कितने पार्टिकल में टूट रहा है, x प्लस वाई में टूट रहा है ना, देखो तो ध्यान से, एक पार्टिकल कितना पार्टिकल दे रहा है, x पार्टिकल ए वाई प्लस का और y पार्टिकल बी वाई प्लस बी एक्स माइनस का। तो एक जो कंपाउंड है, एक जो मॉलिक्यूल है एक्स बी वाई का, कितने पार्टिकल्स दे रहा है, x प्लस वाई। तो मैंने बोला कि टोटल n क्या है, आपको n आपको एज्यूम कर लेना है, द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट एन इलेक्ट्रोलाइट, अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोड्यूसिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? yes Yes, sir. अरे बोलो, समझ में आ रहा है? अरे yes ठीक sir है, आ रहा है। हाँ तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, मतलब सी इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू अल्फा। बहुत इजी है डेरिवेशन, ऐसा कुछ नहीं है टफ है, बहुत इजी है, देखो ना कुछ नहीं किया। और एक्चुअल नंबर आपने जो थ्योरेटिकली सोचा था कितने हैं, सी कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो, वन प्लस एन माइनस वन इंटू, बोलिए समझ में आया? तो अगर कभी डिसोसिएशन हो रहा है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको अल्फा दी हुई है, तो आप आई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर की, 1 प्लस n प्लस 1 इनटू अल्फा से। तो दिक्कत, अरे बोलिए। no sir. तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह यहाँ तो डिसोसिएशन हो रहा है, लेकिन बहुत बार क्या होता है, पार्टिकल एसोसिएट भी हो जाता है, मतलब दो पार्टिकल आपने डाले, दो मिलके एक हो गया, तीन डाले, तीन मिलके एक हो गया। ठीक है ना, जैसे मान लो आप एसिटिक एसिड को अगर डालोगे बेंजीन में, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल कंबाइन होकर दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल बना रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, रिलेशन बिटवीन Bandt फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जैसे डिसोसिएशन के लिए हम लिखते हैं, वैसे एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है ना, एसोसिएशन इतना कॉमन नहीं है आपके लिए, लेकिन है सेम चीज, कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत इजी है। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड।
ठीक है बेटा, तो देखते हैं रिलेशन बिटवीन वेंट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। अब मान लीजिए कि आपने एक पार्टिकल है आपके पास ए, एक सॉल्यूट पार्टिकल है ए, उसके एन मॉलिक्यूल्स को आपने डाला पानी के अंदर या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर, और ये एन मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना लिया ए। समझ में आ रहा है? तो एक ही मॉलिक्यूल बना दिया, एन मॉलिक्यूल्स एन पार्टिकल्स मिलके एक ही पार्टिकल बना दिए ए। समझ में आ रहा है? अरे बोलो, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मान लो कि 8 सल्फर के एटम्स आपने डाले और ये सब कंबाइन होकर एसिड बना, इस टाइप से। अरे ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस मैंने सर, क्या आ यस रहा सर, ठीक आ है। रहा है। अब मान लेते हैं t इज इक्वल टू 0 पे, इनिशियली तो उसका कॉन्सेंट्रेशन c है और ये 0 है। ठीक है, t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा बेटा बताओ? ये आपको अगर अल्फा घटेगा, ठीक है, c इंटू, मान लेते हैं इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मान लेते हैं बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो c इंटू अगर इसका 1 माइनस बीटा घटा तो ये कितना बनेगा बताओ? इसका n पार्टिकल से कितना बन रहा है बोलो? एक पार्टिकल बन रहा है ना, इसके n पार्टिकल से कितना बन रहा है? 1 पार्टिकल। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो इसका अगर यस बीटा पार्टिकल घटेगा तो ये कितना बनेगा? c बीटा बाई n। पहले समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? अगर इसका बीटा घटा तो इसका बीटा बाई n पार्टिकल बनेगा ना, तो इसकी c कॉन्सेंट्रेशन है तो इसलिए c बीटा बाई, बस और कुछ नहीं। इसका बीटा घटा तो इसका बीटा बाई n पार्टिकल बनेगा ना। इसका अगर अगर मान लो इसमें से 10 मॉलिक्यूल घटे तो यहाँ पे कितना बनेगा? मतलब 10 मिलके एक बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसकी बीटा है तो बीटा बाई 10 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे इसके। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से अगर बीटा घटा है तो कितना बनेगा बोलो? बीटा बाई n पार्टिकल्स बनेगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो, क्योंकि n पार्टिकल्स क्या हो रहा है? एसोसिएट नो हो रहा है। अगर ये डिसोसिएट हो रहा होता तो ये अगर बीटा घटता तो ये कितना बनता? n बीटा बनता, जो ऊपर हो रहा था यहाँ पे। ये अल्फा घटा तो ये कितना बना? n अल्फा बना। अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस मतलब ये जैसे यहाँ पे n की वैल्यू x है, x अल्फा हुआ ना, ये x अल्फा ये y अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? एसोसिएशन हो रहा है तो ये बीटा बाई n बना, ठीक है। ओके, अब अब अगर टोटल पार्टिकल्स अगर मैं निकालूं, टोटल पार्टिकल्स पार्टिकल्स अब एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ? कितने ऑब्जर्व पार्टिकल है? c इंटू 1 माइनस बीटा प्लस c बीटा बाई n, है ना बेटा? बोलो, c को कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई n आ जाएगा। बोलिए, आ जाएगा ना? फिर एक काम करो, इस यस पर कॉमन ले लो फिर से, इसमें से कॉमन ले लो आप, ठीक है, इसमें से आप कॉमन ले लो बीटा को, ठीक है। तो अगर आप बीटा को कॉमन लेते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस बीटा आपने कॉमन ले लिया मान लो, तो बीटा कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? 1 बाई n माइनस 1। समझ में आ रहा है? बोलिए, यस सर। ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं i की वैल्यू निकालूं तो i क्या होगा बोलो? एक्सपेरिमेंटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व नंबर ऑफ, सॉरी, एक्सपेरिमेंटल बाय थ्योरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, या एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेंट्रेशन बाय थ्योरेटिकल कॉन्सेंट्रेशन। एक्सपेरिमेंटल कितना है बेटा बताओ? c इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है, इंटू 1 बाई n माइनस 1, है ना? और थ्योरेटिकल कितना है? c से c खत्म, तो ये कितना आ जाएगा बताओ? इट इम्प्लाइज दैट I is equal to 1 plus 1 by n minus 1 into बीटा। कोई दिक्कत? अरे बोलिए, नो सर। याद रहेगा? जी सर। चलिए, तो ये हो गई बात किसकी बेटा? बोलो, वेंट ऑफ,
ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन के साथ कैसे एसोसिएट करके, मतलब कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वहां कैसे आप वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालोगे। वो स्ट्रांग में तो कोई दिक्कत नहीं है, NaCl डाला तो हाँ भाई 1 का 2 हो गया, लेकिन अगर कोई और डाला जैसे एसिटिक एसिड वगैरह डाला, ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। ओके, ठीक है ना, चलिए। Yes, sir. now let's study the different types of colligative property। अब आप आराम से colligative property का कोई भी सवाल को बना सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं colligative property। तो पहला colligative property आपका क्या था, relative lowering of vapor pressure, है ना बेटा। इसको अपन क्या लिखते हैं, RLVP। तो दिक्कत बोलिए, कोई प्रॉब्लम है? No, sir. ठीक है, ओके। तो बेसिकली रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर का घटना है। अब ये घटता कैसे है, ठीक है, देखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन किसका अपन पढ़ेंगे बेसिकली, तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ वोलेटाइल सॉल्वेंट। अगर आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डाल देते हो तो उससे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, बोलो, घट जाता है। तो कितना घटता है, कैसे घटता है, वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। वोलेटाइल सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट रखा हो, ठीक है, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट रखा हो, ठीक है। तो वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो क्या होगा बेटा, बोलो, ये लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट होते जाएगा, बोलो, अपना वेपर में कन्वर्ट होगा। हर लिक्विड एक तरह से थोड़ा बहुत वोलेटाइल तो होता ही है भाई, वेपर में कन्वर्ट होता ही है ना। ये इजीली अपना चला जाएगा ऊपर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे बोलो। Yes, sir. जैसे नॉर्मल होता है। अब मान लो इसी के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर मैं कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूँ। अब मैं इसी के अंदर क्या डाल देता हूँ, कुछ नॉन, ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ कि कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूँ। ये हो गया सॉल्वेंट, और इसके अंदर नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, जो उस टेम्परेचर पे अपने आप नहीं उड़ेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देता हूँ, ठीक है, लेट्स से ऐसे, ठीक है। जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूंगा तो सरफेस पे भी होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे वो जब घुलेगा तो हर जगह होगा ना, सरफेस पे भी होगा सॉल्यूट का पार्टिकल। अरे बोलो, होगा ना। Yes, sir. अब ये जो काला वाला पार्टिकल है जो सॉल्वेंट है आपका, ये है आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, लेट्स से दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखो, पहले जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल था मस्त पूर पा रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कोई इसको रोकने टोकने, लेकिन अब इसको रोकने के लिए कौन है, बोलो, सॉल्यूट का पार्टिकल। ये इसको उड़ने में दिक्कत करता है। ये थोड़ा बहुत तो उड़ सकता है अगल बगल से, लेकिन बहुत जगह क्या है, ये बैठा हुआ है तो ये इसको जाने नहीं देगा। आ रही बात समझ गए, जाने में क्या करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो पहले जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स वेपर बन पा रहे थे, अब उतने नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर नहीं बन पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। Yes, क्योंकि sir. ये जो आ रहा है. सरफेस है, ये जो सरफेस है उस पर कौन बैठ गया है, बोलो, सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो इसको ऊपर जाने से रोक रहे हैं। तो इसके कारण बहुत ज्यादा पार्टिकल्स ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। समझ आ रहा है ना। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। तो इसके कारण बेसिकली क्या हुआ, लेस नंबर ऑफ पार्टिकल वेपर में कन्वर्ट हो पाए सॉल्वेंट के, तो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर क्या हो गई, बोलो, घट गई। दिस इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ volatile solvent, its vapor pressure what, बोलो, decreases, ठीक है। and now this lowering in vapor pressure, this lowering in vapor pressure, lowering in vapor pressure, मान लेते हैं इनिशियल इसका यहाँ पे प्रेशर है पी नॉट, पी नॉट, अब ये घट के हो गया मान लेते हैं P। तो दिस lowering in vapor pressure can be written as what, vapor pressure, pressure can be written as, बोले बेटा क्या लिख सकते हैं, अरे कितना लोअर हुआ, तो पहले पी नॉट से कितना हो गया, बोलो पी, तो कितना लोअर हुआ, पी नॉट माइनस पी। अरे Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, मान लो पहले 100 था वेपर प्रेशर, अब 50 हो गया, तो कितना घटा, कितना हो गया वेपर प्रेशर में, कितना 50. लोअरिंग हुआ, 100 माइनस 50। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको? Yes. नाउ दिस पी नॉट माइनस पी डी इज डिफाइंड एज व्हाट, डेल्टा पी। कोई दिक्कत? तो पीएस लिख दो, मान लो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, समझाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। पी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग क्या होता है, कभी भी रिलेटिव लोअर, रिलेटिव वैल्यू अगर निकाल दो तो रिलेटिव वैल्यू हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, बोलो, इनिशियल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, अरे बोलो। तो रिलेटिव लोअरिंग कैसे Yes, sir. निकलेगा, तो वैल्यू में जितना लोअरिंग हुआ डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, दैट इज पी नॉट। कोई दिक्कत? So relative lowering of vapor pressure is equal to what? P naught minus Ps divided by P. Okay, sorry. P naught minus Ps divided by P naught, या फिर इसको आप डेल्टा P मान रहे हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा P by, बोलो, P naught। कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए, No, sir. ठीक है ना? ओके। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, pressure of solution, vapor pressure of solution can be, will be equal to what, बताओ, P नॉट इंटू, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, इसको क्या कर सकते हैं, पीएस है ना, तो इजी, एक पीएस, पी नॉट माइनस पीएस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूँ, पीएस इज इक्वल टू पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट लिख सकते हैं, इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। अगर मैं आर एल वी पी निकालूँ, पी नॉट अगर मैं कर देता हूँ, सिर्फ दोनों तरफ अगर, ठीक, ओके, देखिएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, वोलाटाइल सॉल्यूट, अभी आपको याद रखना है, ठीक है ना बेटा, फॉर अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट,
added in a volatile solvent जैसे ऊपर का केस अपन ने देखा है यहाँ पे, ठीक है। जो वेपर प्रेशर होता है ना बेटा सॉल्यूशन का पीएस, दैट इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अरे बस समझ, ठीक है। क्या होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत है? तो ये राउल्ट्स ने No, डिफाइन sir. किया कि अगर आपके पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, आप इसको सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डालते हो, तो जो वोलेटाइल सॉल्वेंट में, तो जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन एज PS इज इक्वल टू P नॉट इनटू, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है हमारे पास, हम बाइनरी में डील करते हैं, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, बोलो, सॉल्यूट। 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, बोलो, सॉल्यूट। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब नाउ No, sir. सो इफ आई वांट टू फाइंड देयरफॉर P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ बेटा, बोलो कितनी आ जाएगी? इट कैन बी रिटन एज P नॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? P नॉट की जगह मान लो P नॉट लिख दिया, ठीक है, इंप्लाइज दैट इक्वल टू P नॉट, ठीक है, P नॉट लिख दिया, माइनस ऑफ PS की जगह अपन लिख सकते हैं P नॉट इनटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय, टोटल में किससे डिवाइड होगा? नीचे वाला P नॉट। कोई दिक्कत? अरे बोलो। सो P नॉट No, माइनस sir. PS डिवाइड बाय P नॉट वुड बी इक्वल टू, ये P नॉट सब खत्म, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, ब्रैकेट को खोल देते हैं, 1 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अरे ठीक है बेटा, बोलो, कोई प्रॉब्लम? ये 1, ये माइनस 1 प्लस एक्स सॉल्यूट, कोई प्रॉब्लम है किसी को? 1 से 1 खत्म, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या आ गया बेटा, बोलो, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को भी? No, sir. ये याद रखना है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, ठीक है ना? Yes. चलिए, ओके। अब देखिए, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, मान लेते हैं अब यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर का क्या यूज है, ठीक है। if the particles gets associated or dissociated ठीक है, तो उस केस में जो आपका वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा P नॉट माइनस PS डिवाइड बाय P नॉट वुड बी इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हर जगह आप क्या करोगे, जो भी आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा ना, चाहे डेल्टा टी डेल्टा TF, आप जो भी निकालोगे ऑस्मोटिक प्रोसेस, हर जगह जो वैल्यू होगी फाइनल, उसमें आप क्या करोगे, बोलो, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, बोलो, वेंट ऑफ फैक्टर से। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर पार्टिकल डिसोसिएशन एसोसिएशन हुआ, तो आप क्या करोगे, आई की वैल्यू निकालोगे और आई को मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, उस वेंट ऑफ उस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू के साथ। आ रही है बात समझ में? Yes, sir. ठीक है ना? क्योंकि ये क्या है बेसिकली, ये बताओ, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ना, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है अपने पास, ठीक है ना, ये तो थ्योरेटिकली अपन ने निकाला, और आपके के पास आई क्या था, बोलो, प्रैक्टिकल बाय थ्योरेटिकल। तो आई से अगर मैं थ्योरेटिकल को मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास क्या मिलेगा, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो अपने को क्या चाहिए फाइनली, ऐसा वैल्यू चाहिए ना जो मैच करे एक्सपेरिमेंटल से। अरे बोलो, तो Yes. आप क्या करोगे, जो भी आपके पास जो भी वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू आएगा उसको आप क्या करोगे, आई से मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। कोई प्रॉब्लम? No, sir. बोलिए बेटा, कोई दिक्कत है? No, एक छोटा सा सवाल देता हूँ, करिए। अब जाके ये सब घर पे नहीं पढ़ोगे तो फिर आएगा नहीं, ठीक है। कैलकुलेट,
weight of urea which must be dissolving in 400 milligram 400 sorry ग्राम मिलीग्राम में वो छोटा वैल्यू आ जाए ना ग्राम ऑफ वाटर so that final solution has vapor pressure %2 less than vapor pressure of pure water. बनाइए
हाँ बेटा बन गया। Yes. 27.2 ग्राम आंसर नहीं दिया। चलो देख, ठीक है देखते हैं क्या लिखा है। कैलकुलेट वेट ऑफ एरिया which must be dissolved in 400 ग्राम of water so that the final solution has vapor pressure 2% less than the vapor pressure of pure water। ठीक है, तो प्योर वाटर का मान लेते हैं जो भी वेपर प्रेशर है पी नॉट, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है पीएस। तो क्या बोल रहा है कि जो पीएस की वैल्यू है पी नॉट से क्या है, बोलो 2% कम है, कम। ठीक है ना। ओके, समझ में आ रहा है। तो पी नॉट माइनस पीएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो 0.2। Yes. ठीक है ना, दोनों के बीच में 0.2 का डिफरेंस है, ठीक है। ओके, ठीक है, अब क्या दिया है मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मान लेते हैं कुछ वाटर बी मान लेते हैं, इसको बी मान, ठीक है। तो पी नॉट माइनस पी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस को थोड़ा इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं बी मान के ताकि आपको कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, ठीक है। बी या एम कुछ भी मान लो, जो मानने का मन है, बी से कंफर्टेबल नहीं तो एम मान लो, क्योंकि बी हो सकता है फिर आप लोग वॉल्यूम सोचने लगो। तो पी नॉट माइनस पी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसका वैल्यू बी पी नॉट का, और फिर ये घट गया 2%, तो कितना हो जाएगा 0.98 बी, है ना, 2% घटेगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 0.2 बी, ठीक है। पी नॉट की वैल्यू कितनी है एम, सॉरी सॉरी एम वी नहीं एम माना था ना, तो कितना हो जाएगा m माइनस 0.98 m दैट इज इक्वल टू 0.2, ठीक है। सो पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट वुड इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, बोलो सॉल्यूट, होता है ना, अरे बोलिए। Yes. अब पी नॉट माइनस पी एस की वैल्यू कितनी है 0.2 है, और पी नॉट की वैल्यू कितनी है m, ठीक है, तो m से m खत्म, दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कितना डाला अपन ने, 400 ग्राम ऑफ वाटर में कितना यूरिया डाला है निकालना है। तो मान लेते हैं कि यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स हैं n, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, कितना हो जाएगा 400 डिवाइड बाय 18, है ना बेटा। यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, n plus 400 by 18 into 0.2 is equal to n। तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लेना, और n की वैल्यू निकाल के नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के निकल गए, तो वेट निकालना कौन सी बड़ी बात है, उसका मोलर मास से क्या करोगे, बोलो मल्टीप्लाई कर दोगे, अरे हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। तो बेटा आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं, आपका होमवर्क ये है कि इसको आप पढ़ के आओगे आगे का, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, जो अगले अगले बचे हुए, ओके, दैट इज ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।